बोधायन, अपस्तंभ, मानव और वादुल, इस तरह के मैत्रायन, कात्यायन, ये सारे शल्ब सूत्र की हमने चर्चा की थी। अब सिर्फ बोधायन पर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करते हैं और देखते हैं चीजें कि कहाँ तक हम लोग इसको ले जाते हैं। तो अब हम ज्यादा इसमें आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो चीजें हैं वो हम एक पूरी बुक ही इस पर मैंने लिख रखी है। तो मेरा प्रयास होगा कि संस्कृत का भी श्लोक आपके सामने मैं रखूंगा और उस पर भी चर्चा करेंगे। इसकी जो एक्चुअल श्लोक है उसको भी आपके सामने मैं रखूंगा। अभी देखते हैं चीजों को और प्रयास करेंगे कि बोधायन, महर्षि बोधायन ने एक श्लोक लिखा था। वो श्लोक क्या था ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले उसके अर्थ को ही हम समझ लेते हैं। और जब हम अर्थ को समझ लेंगे तो शायद वो हम लोगों को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये हमारा जो है सो बोधायन शल्ब सूत्र की जो संस्कृत में श्लोक है उसका अर्थ है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि चीजें कहाँ तक जाती है। अब इसके विषय में, बोधायन शल्ब सूत्र के विषय में एक मिथक है भारतीय गणितज्ञों के सामने, जो इनका ऐसा मानना है कि ये सूत्र पाइथागोरस ने दिया था। आज ये मिथक है और लेकिन ऐसा नहीं कि ये हकीकत है, ऐसा नहीं है कि ये हकीकत है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या सब है। इस बात को हम लोग धीरे धीरे कोशिश करते हैं समझने का। आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या मिथक है और क्या सत्य है। मिथक कुछ ऐसा है कि यह पाइथागोरस थ्योरम है और हकीकत क्या है वो तो भारत सरकार ने इसको प्रूव कर दिया है। तो जैसा कि शल्ब सूत्र में पहले अध्याय में ये 48वां श्लोक है जो मैंने आपके सामने रखा है। कैसे पढ़ेंगे इसको जरा कोशिश करके देख सकते हैं। आप में से जो थोड़े संस्कृत के एक्सपर्ट होंगे वो इसको पढ़ सकते हैं। दीर्घ चतुरस्त्र अक्षरण्य रज्जु पाशरोमानी त्रंगमानी च यत् पृथक भूते कुरुस्त दुभयं करोति, दुभयं करोति, यानी दीर्घ चतुरस्त्रस्य अक्षरण्य रज्जु पाशरोमानी त्र्यंगमानी च यत् पृथक भूते कुरुतस्त दुभयं करोति। ये संस्कृत में श्लोक है महर्षि बोधायन के बोधायन शल्ब सूत्र का पहले अध्याय का 48
यानी 48वां श्लोक, जिसका मतलब होता है कि किसी दीर्घ चतुरस्त्र, दीर्घ चतुरस्त्र का मतलब आयत। मैं प्रयास करूंगा कि इसकी आपको पिक्चर भी बनी बनाए मिल जाए। देखते हैं, जरूर मिलेगी आपको। तो ये कहता है किसी दीर्घ चतुरस्त्र, दीर्घ चतुरस्त्र पहला शब्द ही है, इसका अर्थ होता है आयत। आज वर्तमान के गणित काल में आयत की पार्श्वमानी, पार्श्वमानी का मतलब होता है कोटि। कोटि, कोटि कहते हैं लंब को, परपेंडिकुलर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। और यहां जो कुछ इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे होंगे, आप चिंता न करें, मैं हिंदी भी ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको इंग्लिश में समझ में आएगी। इस विषय में आप बिल्कुल चिंता ना करें, और ना समझ में आए तो फिर भी आप बात कर सकते हैं और बीच में बता देंगे तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। तो किसी दीर्घ चतुरस्त्र आयत की पार्श्वमानी यानी कोटि, लंब जिसको कहते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर, और त्रयंगमानी, त्रयंगमानी का मतलब होता है भुज। भुज यानी बेस, आधार जिसको कहते हैं। और एक साइड और रह गया, अक्षन्य रज्जु। अक्षन्य रज्जु, अक्षन्य रज्जु पाशर्वमानी त्रयंगमानी च यत् पृथक भूते कुरुत स्तदुभयं करोति। अक्षन्य रज्जु यानी विकर्ण, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के संबंध में संख्यात्मक अभिव्यक्ति को ही बोधायन संख्या कहते हैं। कैसे होता है चीजों को, यह बोधायन की परिभाषा है। बोधायन संख्या किसे कहा जाता है? अभी बोधायन जो ये ऊपर श्लोक लिखा हूं, इसका अभी अर्थ नहीं आया है। अर्थ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा हमें और समय दीजिए और चीजों को हम आपके सामने रखते हैं, तो ये आपके समझ में आएगा। अब हम बोधायन संख्या की परिभाषा आपके सामने रखे थे कि बोधायन संख्या हम कह किसको सकते हैं। लेकिन बोधायन संख्या का ओरिजिनेशन जिस श्लोक से हुआ था, उस श्लोक पर हम फिर से एक बार आते हैं और उसके मतलब को समझने का प्रयास करते हैं। देखें थोड़ी सी चीजों को। दीर्घ चतुरस्त्र आयत की पार्श्वमानी यानी लंब तथा त्रयंगमानी आधार नामक भुजाएं जितना अलग अलग वर्ग प्रमाण बनाती है, उन पर खींची गई अक्षन्य रज्जु विकर्ण उनके योगफल जितना वर्ग क्षेत्रफल बनाता है। जो इसकी यथार्थ मीनिंग एक्चुअल में है वो कुछ ऐसी है। अब कारण क्या था कि प्राचीन काल में जो गणित का स्वरूप था वो व्यवहारिक था, तो उसी अनुसार से जो है चीजें लिखी जाती थी, रखी जाती थी। और सामने आपके है ये चीजें। तो ये है बोधायन का श्लोक जो बोधायन संख्या प्रदान करता है। और ये जो आपको मैंने परिभाषा दी है बोधायन संख्या की, ये परिभाषा आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं, कारण कि इसको मैंने अपनी पुस्तक में ही लिखा है और खुद बनाया है इस परिभाषा को। किसी दीर्घ चतुरस्त्र आयत की पार्श्वमानी यानी कोटि, लंब, त्रयंगमानी यानी भुज, आधार एवं अक्षन्य रज्जु विकर्ण के संबंध की संख्यात्मक अभिव्यक्ति।
न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड बोधायन नंबर। संख्यात्मक अभिव्यक्ति होती है इसकी, तो ये बोधायन संख्या कही जाती है। और मैंने इसको अपनी ही पुस्तक में लिखा है, पुस्तक अभी प्रिंट नहीं हुई है, इसलिए वो आपके सामने आ नहीं सकती, तो थोड़ी बहुत चीजें जो है लेकिन ऐसा नहीं कि ये पुस्तक जो लिखी गई है ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। इस उपलब्धि का श्रेय जो है, कल हमने चर्चा की थी आपके साथ, हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी को जाती है। उनके काफी लंबे तपस्या का परिणाम है ये। उन्होंने बोधायन नंबर के ऊपर काम किया, और इसमें जो कुछ भाषाएं हैं और इसकी जो व्यक्त करने का तरीका है यहाँ पर, वो मेरा हो सकता है उन चीजों को, लेकिन ये जो है तपस्या उसी पुरुष की है। और शायद इस विषय में जितने भी लोग आपसे बात करेंगे वो सब उन्हीं की दीपक से ज्योति पा रखे हैं, ऐसा मतलब मेरा मानना है। हो सकता है कि मैं झूठा हूं, लेकिन संभवतः, और ये उनकी अपनी रिसर्च पेपर थी, और उन्होंने काफी सारे रिसर्च पेपर प्रोड्यूस कर रखे हैं, तो ये उनके रिसर्च पेपर का हिस्सा था। हम लोगों ने भी इसको सीखा और चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाया, तो मैं इस पर एक पुस्तक ही लिख दिया। तो जो जिसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं, और फिर हम जब चर्चा करेंगे चीजों की तो आपसे थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको दो अलग अलग तरह से हम आपके सामने रखते हैं। अब क्या है कि इतनी बड़ी को अगर हम यहां टाइप करने बैठे तो काफी आपका समय खराब होगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कॉपी करना ही बेहतर समझ रहे हैं, ताकि इसको थोड़ा जल्दी से आपके सामने रखा जा सके, वरना चीजें तो श्लोक जो है वो क्या कह रहा है, ये परिभाषा को मैं अलग कलर से डाल देता हूं, ताकि इस परिभाषा को आप इसका अर्थ न समझ जाएं। तो इसलिए ये बेहतर है कि ये अलग कलर में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो ऊपर श्लोक था उसका अर्थ त्र्यंगमाणी का स्क्वायर प्लस पार्श्वमानी का स्क्वायर इक्वल टू अक्षण्य रज्जु का स्क्वायर। ये आपके बिल्कुल शुद्ध बोधायन शुल्क सूत्र में जो श्लोक दिया है, ठीक उसी के लैंग्वेज में ये हो गया। उसको अगर आज की लैंग्वेज में हम लिखें तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, या इसको विकर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा पाइथागोरस के लैंग्वेज में लिखें, जो हमारे सामने इतने दिनों से है। तो पाइथागोरस के लैंग्वेज में लिखें तो ये कहेगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारी जो है थोड़ी सी, और ये पी बी एच, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बोधायन शुल्क सूत्र। और ये पहला स्टेप, टोटल 5 स्टेप है जिसकी मैंने कल चर्चा की थी, और ये 5 स्टेप जो है आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत चीजों को सॉल्व करती है। तो 5 स्टेप का पहला स्टेप है। अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ इसी तरह से अगर आ जाए तो रखते हैं आपके सामने।
कोशिश हमारी होगी कि चीजें एज इट इज आ जाए, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर मैं दोबारा यहाँ फिगर बनाने लगा तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी और टाइम भी बहुत ज्यादा किल होगा। तो आप देखें, आई थिंक ये आपके सामने आ गया है। इसको मैं बड़ा नहीं करता हूं, आप इसको इसी स्वरूप में देखें, क्योंकि इसको बड़ा किया तो ये पेज से बाहर चला जाएगा। बस इसकी मैं थोड़ी सी कलर चेंज कर देता हूं। इसकी थोड़ी मैं कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि अगर हम इसको बड़ा किए तो ये पेज से बाहर चला जाएगा। आप देखें, ट्रायंगल हमारे सामने बना है और हमारे पास 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम कोन का, हिंदी में, इंग्लिश में इसको हम एंगल बोलेंगे, बाकी तो आप समझते हैं, ट्रायंगल और एंगल। तो ट्रायंगल के टर्म में हम लिखते हैं तो भुज, कोटि और विकर्ण। एंगल के टर्म में भी इसकी हम अलग अलग फॉर्मेशन देखेंगे, और वही जो है आएगा एंगल ए के लिए, क्या कर्ण भुज होगा और क्या कोटि होगी और क्या इसका विकर्ण होगा। तो इस तरह से ये जो है बोधायन सुलभ सूत्र के आधार पर आपके सामने है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये चीजें आपको थोड़ी सी रखते हैं सामने, और इस प्रकार अब जो अकॉर्डिंग टू फिगर जो आपके सामने है, तो उसको अगर आप देखें तो जो रिलेशन बनता है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, उसी रिलेशन को आपके सामने और अगर रख दिया जाए तो कुछ ऐसी परिस्थिति बन के तैयार होती है। ये आपके सामने है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब आप ध्यान दें कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपके सामने अभी हम रखने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो हम हर स्टेप के ऊपर आपको क्वेश्चन बना रखे हैं, उसके एक एग्जाम्पल दे रखे हैं। हर स्टेप के ऊपर मैंने ऐसा किया है, और कुछ प्रश्न भी हैं, और ये आपके पेपर में आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, ऐसा आप मान के चले। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाएगा वो भी, और जो आगे बातें करेगा वो भी, सब कहीं ना कहीं इस काम से प्रेरित होगा। तो अतः जो मैं क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूं उसको ध्यान देना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देखें, एक जो है एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूं। ये एग्जाम्पल, पहला उदाहरण कहता है कि किसी कोण के लिए, किसी कोण अल्फा की बोधायन संख्या 3, 4 और 5 है। तो
इसको आप सारणी के रूप में लिखिए, जैसा ऊपर हमने सारणी बना रखा है, जैसा ऊपर हमने सारणी बना रखा है उस सारणी के रूप में इसको लिखिए। यानी और यही प्रश्न 2 नंबर में कई बार पिछले कुछ वर्षों के जो अनुभव है हमारे उसमें आ चुके हैं। तो ऐसा तो समझ लीजिए कि इसमें से जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ये सारे के सारे एज इट इज कई बार संभवतः आ सकते हैं। तो ये आप अभी दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें आपके सामने आ जाए। और देखिए कि इसको करना कैसे है। तो इस एग्जाम्पल में मैं इसकी सॉल्यूशन भी आपके सामने रख देता हूं। थोड़ा सा ये 2 पार्ट में हो गया है, तो इसको मैं एक काम करता हूं कि एक ही पार्ट में ले आता हूं। तो आप देखें ये सारी सॉल्यूशन एक जगह आ गई। अब ये इसकी सॉल्यूशन है सारणी के रूप में। ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन जो आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, किसी कोण अल्फा की बोधायन संख्या, द बोधायन नंबर ऑफ एंगल अल्फा is 345, then represent it in टेबल, सारणी में रिप्रेजेंट करिए। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पहले एग्जाम्पल होगा, यहां से प्रश्नों की वो शुरू हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम दूसरी चीजों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ आपको आगे समझाने का हम प्रयास करते हैं। अब हम आते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा, हाँ, आप में से कोई हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कहना है? यस सर। हाँ बताइए। सर इसमें एक चीज बताइए, जैसे आपने 3, 4, 5 लिखा है, हाँ, बोधायन संख्या, तो इसमें हमेशा सर जो फर्स्ट नंबर पे वो भुजी होगा? बिल्कुल, क्योंकि पूरी जिंदगी का इसी फॉर्म में, बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखनी है, मतलब परपेंडिकुलर ये पहले 5 नहीं आ को, सकता। अच्छा ये ठीक रूल है। है, अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो आगे कई चीजें सॉल्व होंगी। इसकी इसकी टेक्निकलिटी पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि हमने परपेंडिकुलर पहले क्यों नहीं लिखा। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया है। But sir, as such तो perpendicular और base तो can be anything ना? It's not mandatory कि perpendicular we will always take it as 4 or we can take it as 3 also. ले सकते हैं, लेकिन जो भुज है वो पहले होगा। आप उसमें 3 की जगह 4 रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Okay. वो नंबर, Only the तो वो format नंबर will be आपका like 435 हो जाता। हाँ, वो हाँ, नंबर आपका 435 हो जाता, ना कि 345 होता। okay. हम Means भुज को ही पहले रखेंगे। अच्छा, ये ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, भुज बिल्कुल छोटे और ऑर्डर बड़े। यही रहेगा, ऑर्डर यही Numbers रहेगा। can be changed. नंबर कैन बी चेंज्ड, ऑर्डर यही रहेगा। इसका बेनिफिट आपको तब पता चलेगा जब हम cos थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तब वहां पर इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो हम जो कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है और हिडन चीजों को हम समझते हैं, और आपको भी कोशिश करेंगे कि वो चीजें आप समझेंगे और धीरे धीरे चर्चा होगी तो ये बातें सामने आ जाएगी। अब हम एक और टॉपिक
रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोधायन नंबर से आगे बढ़कर के अब ट्रिपलेट की चर्चा करने जा रहे हैं। इसको हिंदी में त्रिक बोलते हैं और इंग्लिश में बोधायन ट्रिपलेट बोलते हैं, और आज जो वर्तमान गणित में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। हम तीनों चर्चा करेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत गणित हमने पढ़ी है। सर अगर ये बोधायन, सर अगर एक्सक्यूज मी, अगर ये बोधायन ट्रिपलेट था तो व्हाई वी आर यूजिंग एंड टीचिंग स्टूडेंट एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? ऐसा इसलिए कि हमारी आंखों पर जो है पट्टी बांध दी गई और उसके बाद जो भी दिखाया गया स्वप्न, हम उसी को आज सच माने बैठे हैं। तो हमारे जो वर्तमान जो हमारे गणितीय इतिहास थी उसको बंद कर दिया गया, उस पर एक पट्टी बांध दी गई और उस पट्टी बांधने के बाद हमें जो भी चीज बताया गया, आज हम जो हम अपने बचपन में पढ़े हैं वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ समस्या है। खैर, इससे हम लोग बाहर आ रहे हैं, भारत सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और आप देखेंगे क्लास में बदलाव शुरू हो गया है। और 10th क्लास में जहां पर पाइथागोरस थ्योरम है वहां पर नीचे सरकार ने लिख दिया है कि ये पाइथागोरस से पहले बोधायन ने इस चीज को सॉल्व किया। तो आप वहां देखेंगे अब धीरे सब चीजें बदलनी शुरू हो गई है। शुरुआत हो गया है तो पूर्ण भी होगा और सब कुछ बदला हुआ मिलेगा कुछ दिनों में, आप चिंता ना करें। मींस अप्रूवल हैज बीन डन। हाँ, तो वो देखिए समस्या क्या है ना कि सिर्फ चीजों को कहने मात्र से नहीं होता, आपकी पावर कितनी है। बात को ऐसे समझ, दुनिया किसकी बात मानती है? पावरफुल व्यक्ति की बात मानती है। अगर आपके पास शक्ति है तो आप झूठ भी बोलेंगे तो लोग मानेगा। अगर आप में पावर नहीं है तो सच बोलते बोलते रह जाएंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें शक्तिशाली बनना होगा अपनी बातों को रखने के लिए, उसके बाद कोई मेरी बात सुनेगा। लेकिन हम तो सच बोल रहे हैं, फिर भी सब बोलते हैं तेरा प्रमाण क्या है, लाके दे दो। और मैं कभी प्रमाण मांग दूं तो बोलता है कि झूठा है तू, तुमको बोलना नहीं आता, अंग्रेजी तो बोल नहीं सकते, प्रमाण क्या मांगोगे। तो बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर सीबीएसई बुक्स में ये होगा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो न्यू एडिशन आएगा दे आर गोइंग टू चेंज दिस? पुराने एडिशन में ही चेंज की जा चुकी है, आगे भी चीजें बढ़ेंगी और देखिए हम चर्चा करेंगे, आपको चिंता मत करिए। अब ओके सर। हाँ, अब हम थोड़ी सी चीजों को थोड़ा लेते हैं और आपको बात करेंगे कि ट्रिपलेट्स बनाते कैसे हैं। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए हम जिस गणितज्ञ की चर्चा करेंगे, हालांकि वो भी तो सुलभ सूत्र ही है लेकिन थोड़ा सा बोधायन नहीं है, लेकिन चर्चा उनकी थोड़ी करनी जरूरी है, इसलिए मैं उनका एक श्लोक आपके सामने रखता हूं। यह है हमारे महर्षि कात्यायन। ये महर्षि कात्यायन है, इनका एक श्लोक है जो आपके सामने है। और अभी देखें, कात्यायन सुलभ सूत्र में त्रिभुज के दोनों भुजाओं तथा कर्ण, इसका जो ट्रिपलेट बनता है इसकी प्रॉपर्टी को बताई गई है। कहते हैं यावत प्रमाणानि समचतुरस्त्र की कर्तु ची कर्ष दे कोनानि तानि भवन्ति त्रियक द्विगुण्यान के गुण्येकत एकाधिकानि श्रेयभिर्भवति तस्य पुरुषस् करोति। ऐसा जो है सो अपने 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में लिखते हैं महर्षि कात्यायन सुलभ सूत्र में। और फिर उसके बाद जब हमारे जो व्याख्याकार हैं दोनों समय के, वो इसको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, यानी इनकी व्याख्या को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये तीनों व्याख्या आपके सामने है, क्या क्या होता है इसको अभी हम चर्चा करेंगे और फिर आपके सामने रखते हैं। देखें, ये
कहते हैं कि किसी भी प्रमाण की n भुजा वाला A से निर्मित समचतुरस्र या वर्ग हो, उसे अन्य n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस 1/2 की प्रमाण में भुजा B वाले वर्ग के साथ एकीकृत करने या जोड़ने पर भुजा B का प्रमाण नवनिर्मित वर्ग की भुजा C से एक कम होता है। इसकी दूसरी व्याख्या एक वर्ग की त्रयंगमानी या पार्श्व भुजा A के प्रमाण को द्विगुणित कर के वर्ग बनाकर अन्य द्विगुणित भुजा B वाले वर्ग के साथ जोड़ने पर निर्मित भुजा C का प्रमाण पिछले वर्ग की भुजा B से एक अधिक अर्थात 2 अधिक होती है। इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज दूंगा, इसलिए आप थोड़ी इतनी टफ हिंदी समझ के वो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही इसको डाल दूंगा। और इन विशेषताओं से युक्त भुजाओं, तीसरी व्याख्या है, इन विशेषताओं से युक्त भुजाओं से बनने वाला व्यस्त्रीय त्रिभुज भी इन्हीं विशेषताओं वाला होता है। इन पर निर्मित इशु या कर्ण इस त्रिभुज को बनाता है। तो जब हम एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आधार की चर्चा करते हैं, और जब आधार की चर्चा जब हो जाती है तब उसका लंब होता है, और उसका लंब होने के बाद कर्ण की उत्पत्ति होती है। यानी हाइपोटेनियस इज डिपेंडेंट अपॉन द बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इज नॉट ए इंडिपेंडेंट एलिमेंट। सो हाइपोटेनियस की चर्चा नहीं है। जब ब्रह्मगुप्त ने ट्रिगोनोमेट्री में लिया था तो सिर्फ कॉस और साइन की चर्चा की है, उन्होंने कहीं भी टैन की चर्चा नहीं की है। ये खासियत है। क्या हो गया सर? ना, इसको करो। लाल वाला है अभी थोड़ी सी पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, देखते हैं। तो हाँ, मैं इसी की चर्चा कर रहा था, शायद कुछ गलत बटन दब गया होगा, इस वजह से चीजें जो है। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि परपेंडिकुलर बेस के ऊपर होता है, और टैन जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के मिलने से बना होता है, P/B होता है, जैसा कि आपको पता है। तो भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने कॉस और साइन की चर्चा की है, कभी भी टैन की चर्चा उन्होंने की ही नहीं है अपनी पुस्तक में। महर्षि बराहमिहिर ने भी अपने सूर्य सिद्धांत में साइन कॉस से ही काम चला लिया है, कॉस से और साइन से। तो और उसका व्यवहारिक प्रयोग हमें वहां देखने को मिलता है। अब आपके सामने इस रिलेशन के ऊपर आप देखें, n स्क्वायर तीनों व्याख्या के अनुसार आपके सामने है। n स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2। अगर हम इन सब को थोड़ा रफली ये करें, तीनों एक ही बात लिखी गई है, तो सीधा सा जो आपका साइड यानी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस जो बनेगा वो आपके सामने है नीचे 2n
n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। n की वैल्यू जो भी आप ले लें, बाकी ये तीनों बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बन के तैयार होते रहेंगे। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। जो पॉसिबल होगा वो आपके सामने बन के आ जाएगा। सर इसमें जो तो आपने लिखा है वर्गों का योगफल, इट मींस द सम ऑफ द स्क्वायर्स। बिल्कुल बिल्कुल If I will बिल्कुल, सम ऑफ join द two स्क्वायर्स। perpendicular, हाँ, सम ऑफ द स्क्वायर्स। okay. तो आपके सामने वर्गों का योगफल मतलब कि अगर हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर दें तो जो उनकी साइड्स आएंगी वो 2n और n स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज n स्क्वायर प्लस 1 नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है कि आपके सामने एक एग्जाम्पल हम रखते हैं। बोधायन ट्रिपलेट तैयार करने के लिए सूत्र क्या है वो आपके सामने n की वैल्यू 1 2 3 4 मान करके आप इसके ट्रिपलेट्स तैयार कर सकते हैं, और जो कि आपके सामने है। तो आप देखिए, ये जो है चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी बोधायन ट्रिपलेट्स के सूत्र का उपयोग करते हुए बोधायन संख्या का निर्माण करिए। अब n की जगह 1 डालिए, अलग बनेंगे, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, अलग अलग चीजें डालिए और बन के तैयार हो जाएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं। और अब हमारे पास लगभग 1 मिनट समय और इसमें शेष रह गया है, तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट मीटिंग में इसकी देंगे। वहां भी 8-10 क्वेश्चन होगा और उस पर चर्चा करेंगे और थोड़ी सी बातें होंगी। चलिए, तो 1 मिनट बाद हम लोग फिर मिलेंगे न्यू मीटिंग में, क्योंकि बीच में फिर डालूंगा तो बीच में कट जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, चीजों को आधे पर से ही कट जाता है। तो वहां तक मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट मीटिंग में इसको हम देंगे।